बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, दुनिया अपने मुल्की मफादात के लिए दिन रात कोशां है, जबकि पाकिस्तानी सियासतदान अपनी सियासी बका की जंग लड़ रहे हैं। अंदरूनी सियासत का हर रोज का वही मंतरा रोजाना की बुनियाद पे पढ़ा जाता है। हमारे हमसाय ममालिक को देख लें तो वो ये सोच रहे हैं कि हमने किस तरह से सरवाइव करना है और किस तरह से आगे बढ़ना है, लेकिन हमारी सोच अभी तक यही है कि पीछे वालों को तानाजनी कब तक करते रहना है, और वो ताने अब तक जारी हैं, आगे आने का हमें कोई नहीं पता। यहाँ पे किसान है रुल गया, किसी को कोई परवाह नहीं है। यहाँ पर पानी का मसला आन खड़ा हो गया, फरियाद या दाद रस्सी सुनने वाला कोई नहीं है। और जिनका दावा है कि हमने इस मुल्क को फिर से सवारना है, फिर से बनाना है, उसका नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वो अंदरूनी लड़ाइयों में इस हद तक मसरूफ है कि उन्हें किसी चीज की कोई खबर नहीं है। क्या इमरान खान साहब की जो गैर मौजूदगी है उसमें ये पार्टी शत्र बेमहार की तरह चल रही है? अगर ऐसा है तो इसके नताइज क्या बरामद होंगे, इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। आमिर साहब, जैसे मैंने हमसाया ममालिक की बात की, हमसाया ममालिक हमारे वो भी ये सोच रहे हैं हमने क्या करना है। पूरी दुनिया अब ये सोच रही है कि हमने किस तरह से सरवाइव करना है, खड़े रहना है अपने पैरों के ऊपर हमने। लेकिन पाकिस्तान में जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है स्टेबिलिटी की, वहां पे बदकिस्मती ऐसी है कि सारे के सारे इसी नाम के ऊपर जो है वो अनस्टेबल मजीद करते चले जा रहे हैं। जी, हम कह सकते हैं कि हम उस दौर में रह रहे हैं जहां तारीख रकम हो रही है, और इस वक्त सारी दुनिया में एक ऊपर नीचे सब कुछ ऊपर तले हो रहा है। मगर हमारे लिए दो इश्यूज़ और पूरी दुनिया के लिए बड़े अहम हैं। एक है कि अमेरिका की और ईरान की इस वक्त ओमान के ज़रिए इनडायरेक्टली गुफ्तगू हो रही है, और अमेरिका का है कि जी अक्टूबर से पहले अगर उनका जोरी उसके अंदर वो एग्रीमेंट मुआहिदा नहीं होता तो फिर उन्होंने दी भी है कि ईरान के ऊपर हमले के इम्कानात हो सकते हैं। ये खुली धमकियाँ अमेरिका और जो इसराइल की तरफ से आ चुकी हुई हैं, और अल्लाह करे कि ये मुआहिदा कोई हो जाए, क्योंकि अभी मुश्किल लगता है, क्योंकि अमेरिकी जो डिमांड्स हैं वो बड़ी सख्त हैं कि ईरान जो है अपना डिसमेंटल कर दे न्यूक्लियर प्रोग्राम, डिसमेंटल कर दे अपना तमाम जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम सिविलियन भी, और जो है अपनी वर्चुअली आर्मी को भी डिसमेंटल कर दे, जो कि नामुमकिन है। बहरहाल उम्मीद की जाती है कुछ ना कुछ उसमें से निकला है, मगर वो एक खतरे की घंटी बज रही है। दूसरा जो है, इस वक्त जो ट्रेड वॉर है वो बिल्कुल इंतहा पे जा चुकी हुई है, और इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमेरिका ने ये वीकेंड के दौरान जो है 145% जो है चाइना के ऊपर टैरिफ कर दिए हैं। चाइना ने भी रिटेलिएट करके 125% टैरिफ कर दिए हैं। उसके नतीजे में ये है कि इस वक्त अमेरिका में $10 ट्रिलियन की कैपिटल जो है ना वो स्टॉक एक्सचेंज से वो वाइप आउट हो गया है, और ये इतना बड़ा धचका है कि पूरी जो कॉस्ट थी वर्ल्ड वॉर की, मैं एक्सप्लेन करता रहता हूँ, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वो $4.2 ट्रिलियन थी। तो ये दो वर्ल्ड वॉर से भी ज़्यादा बड़ा नुकसान अमेरिका का हो चुका है, और अभी स्टिल काउंटिंग, अभी ये मामला चल रहा है। और इस वक्त कहा जा रहा है कि रिसेशन अगर ना आया, स्लो डाउन, तो लाजमी दुनिया की वर्ल्ड ट्रेड हो जाएगी। और इस वक्त इशू ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा ख़रीदार अमेरिका जो है और दुनिया के सबसे बड़ा बेचने वाला चाइना, उनके दरमियान में जो लड़ाई हो चुकी है। अब ये दो इस वक्त सारी दुनिया जो देख रही है कि नई मंडियां, कि अगर अमेरिका को नहीं बेचेंगे तो किसको बेचेंगे, और अगर चाइना जो है अमेरिका को नहीं भेजेगा तो वो किधर भेजेगा, और हर मुल्क देख रहा है कि हम किसको भेजेंगे। सो ये मंडियों की मार धाड़ है इसके अंदर हमारे लिए ख़ास तौर पे जो है हमारी बरामदात सबसे ज़्यादा, क्योंकि अमेरिका को है $5-5.5 बिलियन की हम एक्सपोर्ट्स करते हैं। तो इस बात का ख़तरा है कि 15 से लेके 25% तक जो है उसके अंदर कमी बरामदात की आए। मगर मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा मौका भी है कि हमारा एक दरामदी मुल्क है, हम पहले ही डेफिसिट कंट्री हैं, $45 बिलियन की हमारी इंपोर्ट्स हैं। तो इस ट्रेड वॉर की वजह से कमोडिटीज़ और ऑयल, फॉर एग्जाम्पल तेल 7% पहले ही नीचे आ गया हुआ है, और इनको पहले ही उसकी कीमत कर दी है। बताया जा रहा है कि शायद अच्छी खबर आए कि 16 तारीख को 8 रुपये पर लीटर जो है पेट्रोल की कीमत कम हो। हमारी बाकी अजनास भी जो है वो भी कीमतें नीचे आने से
हो सकता है हमें 7, 8, 10, 15 बिलियन डॉलर का जो है वो इंपोर्ट बिल हमारा कम हो सकता है अगर हम अकल से, फरासत से काम लें। और इस वक्त दुनिया में ये जो नई मंडियों की तलाश है कि हम अगर अपने आप को पेश कर सकें कि चाइना ने अगर उसकी प्रॉक्सीज जो हैं वो मैक्सिको और वियतनाम जो है वो आइडेंटिफाई अमेरिका ने कर ली हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कदगने लगा दी हैं, बहुत ज़्यादा टैरिफ्स हैं, तो हम इस वक्त दुनिया में अपने आप को ख़ासतौर पे चीन के लिए पेश कर सकते हैं कि आप हमारी तरफ गौर फरमाएं, मगर प्रोवाइडेड कि हम एक तो अक्ल लड़ाएं, दूसरा अपना हाउस इन ऑर्डर करें, हम एक अपने आप को स्टेबल कंट्री के तौर पे पेश करें कि देखें जी हमारे यहाँ निज़ाम बड़ा अच्छा है, लॉ एंड ऑर्डर बड़ी अच्छी है, सियासी इस्तेहकाम मौजूद है और हम एक पेज पे हैं और जो है हमारे यहाँ इनपुट्स भी कम है, बिजली भी हम सस्ती कर सकें और भी चीज़ें माजे के साथ अकल कम और चूंचे ज़्यादा लड़ा रहे हैं आमिर साहब। मगर अंदरूनी सूरत हाल यहाँ क्या है वो ये है कि इस वक्त पूरे चारों सूबों में आग लगी हुई है। सिंध के अंदर जो नहरों का मसला बहुत ज़्यादा गंभीर हो गया है, पीपल्स पार्टी ने उसके लिए आवाज़ तो खड़ी की हुई है मगर पीपल्स पार्टी फंसी हुई है। अगर पीटीआई ने भी उसके ऊपर बिल पेश कर दी, करारदाद पेश कर दी है, अगर पीटीआई को सपोर्ट करके वो करती है तो पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किलात है, नहीं करती तो फिर हुकूमत से क्या कल को लैदा होना पड़ेगा। सिंध के अंदर प्रॉब्लम है, केपी के अंदर मादनियात बिल फ़िलहाल रिफ्यूज़ हो गया और वहाँ पे पीटीआई के अंदर बहुत ज़्यादा मज़ामत हो रही है और अलीमा बीबी तो कह रही हैं कि जब तक इमरान खान से बातचीत, सिर्फ बातचीत नहीं, वो कह रही हैं वो रिहाई से मशरूत कर दिया है कि उसकी रिहाई नहीं होती तो ये मादनियात वाला बिल पास नहीं होगा। ये सरहद के अंदर भी सिक्योरिटी की सिचुएशन है और उसके बाद बलूचिस्तान में अभी भी एक डेडलॉक चल रहा है, काफ़ी हफ्तों से ताउला मेंगल वगैरह वो लकपास पे बैठे हुए हैं और वो पूरा सूबा इस वक्त स्टैंड स्टिल पे है। पंजाब के अंदर किसान जो है वो इस वक्त सड़कों पे आए हुए हैं क्योंकि हुकूमत, वफाकी हुकूमत ने उनको सपोर्ट प्राइस ना देने का वादा कर दिया है कि जी हम बिल्कुल भी आपसे गंदम नहीं खरीदेंगे। वो पिछले साल भी मारे गए थे और किसान सड़कों पे आए हुए हैं, आज भी उन्होंने अपनी कोई मज़ामत की है, आइंदा आने वाले दिनों में भी करेंगे। और सबसे ज़्यादा ये है कि जो अपोजिशन है, अपोजिशन इत्तेहाद ने इस्लामाबाद में पावर शो का फैसला किया है और ये तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तहत होगा और जिसमें महमूद खान चकज़ई भी बुलाए जाएंगे और ये बताया जा रहा है कि शायद खाकान अब्बासी और बाकी रहनुमा भी इसके अंदर शामिल होंगे। पर सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक बात की है वो जुनैद अकबर साहब ने पीटीआई की है, तो वो पहले भी वो दोहरा चुके हैं, उन्होंने दोबारा ये बात की है कि इस दफ़ा हम जो है खैबर पख्तूनख्वा के अगर रोका गया तो हम रास्ते बंद कर देंगे। तो ऐसे माहौल के अंदर जो है वो क्या हम ये दुनिया में जौहरी जंग का ईरान के साथ हमारे खित्ते में खतरा है और ट्रेड वॉर चल रही है, हमारा पता नहीं क्या बनेगा, तो क्या मंजर पेश कर रहे हैं। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो हम कितने संजीदा हैं पूरी दुनिया के इन मामलात को और पाकिस्तान के मामलात को लेकर इस पर बात करने के लिए साबिक गवर्नर सिंह, सीनियर सियासतदान मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जी ज़ुबैर, आपका फ़ायदा ये है कि आप इकॉनमी पे भी नज़र रखते हैं सियासत के अलावा और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी फॉलो करते हैं। एक डिस्कनेक्ट नज़र आ रहा है कि जो दुनिया में हालात हैं और ख़ित्ते में हालात हैं, हमारे जो अंदरूनी हालात हैं, जो घर में आग लगी हुई है, इसके अंदर ये डिस्कनेक्ट है, क्या करें? देखें, एक तो जाहिर सी बात है कुछ चीज़ें जो हैं वो तो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, जो हमें डायरेक्टली अफेक्ट भी करेंगी और कर भी स्टार्ट भी हो गया। जो भी फैसला प्रेसिडेंट ट्रंप ने टैरिफ्स के हवाले से लिया है उसमें इस वक्त तो अनसर्टेन सिचुएशन है क्योंकि उन्होंने वो तो कर दिया 90 डे के लिए रोक दिया है, लेकिन उसके बाद जाहिर सी बात है सब इंडिया, बांग्लादेश, जो भी हमारे कंपेटिटर्स हैं वो भी आगे। आज एक रिपोर्ट आई पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स की जिसके मुताबिक अगर सब ऐसे ही रहा जो आगे लगता है तो पाकिस्तान तकरीबन 5.5 बिलियन डॉलर्स एक्सपोर्ट कर रहा था अमेरिका को, तो तकरीबन हमें 1.5 बिलियन डॉलर्स का नुकसान होगा, लॉस होगा एक्सपोर्ट्स पे। तो जाहिर सी बात है वो बड़ा एक चैलेंज है हमारे लिए कि हम उसको फिर पूरा कहाँ से करेंगे। तो एक तो वो इंटरनेशनल इम्पैक्ट है और फिर ये भी नहीं पता कि जो ये सारा जो माहौल बनेगा ये ट्रेड वॉर जो है इसमें फिर हम किस तरह से पिसे जाएंगे, क्योंकि अभी तो यूरोप को नहीं पता, चीन को नहीं पता, साउथ कोरिया, जापान सब परेशान है। तो
पाकिस्तान तो जाहिर सी बात है इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, क्योंकि हमारी इकोनॉमी पहले ही इतनी इश्यूज हैं उसके। जो आपने इंटरनल सिचुएशन बात की, अगर हम उस हवाले से, अगर इकोनॉमी के हवाले से देखें, आपने कहा पंजाब में वो जो सपोर्ट प्राइस है वो IMF के प्रेशर के तहत, IMF के, देखें एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर करनी चाहिए और हमें एम्फसाइज करके कहना चाहिए कि पाकिस्तान के जो भी फैसला साजी करने वाले हैं उनके पास कोई इख्तियार नहीं है, और हमने सब कुछ दे दिया है IMF। एक ज़माने में हम बड़ा इमोशनल होकर रिएक्ट करते थे कि जी हमारी सोवरेनिटी का क्या बनेगा, बट वो तो सबके सामने डिस्प्ले हो रहा है। वज़ीर आज़म साहब खुद भी ये जब कहते हैं कि जी हम ये करना चाहते थे लेकिन हमें IMF ने मना कर दिया, जब वो IMF वाले चीफ जस्टिस से जाके मुलाकात करेंगे और दूसरे इदारों के सरबराहों से मिलेंगे जिनका कोई डायरेक्टली इकोनॉमी से कोई ताल्लुक नहीं है, तो जाहिर सी बात है परेशानी तो है। सो हमारे पास कोई सोवरेनिटी नहीं है। इट इज़ ऑल अप टू व्हाट IMF डिसाइड्स फॉर पाकिस्तान कि वो कैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी को रन करना चाहते हैं, और सिर्फ इकोनॉमी को नहीं, ओवरऑल पाकिस्तान को कैसे रन करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी आप सपोर्ट प्राइस के चक्कर से बाहर निकलें, विदाउट रिगार्ड टू द फैक्ट कि जी जो फार्मर्स हैं और ये बैकबोन है एग्रीकल्चर हमारी, कि अगर उनको वो सपोर्ट प्राइस नहीं मिलेगी और कम कीमत पर उनको बेचने पर मजबूर करेंगे, जैसे लास्ट ईयर हुआ था। तो लास्ट ईयर एक बेनिफिट ऑफ डाउट हुकूमत को ये था कि वो अभी आए थे नए मार्च 2024 में हुकूमत ली थी, तो एक एक्सक्यूज था कि जी अभी हमने तैयारी नहीं की, हमें पता नहीं था, इन सो ने सबूत। बट अब तो जाहिर सी बात है वो तमाम मराइल से गुजरने के बाद मैं जुबैर इसमें अपने नाज़रीन को ऐड करूं, आप तो इस चीज़ को फॉलो करते हैं कि इस वक्त जो है दुनिया में जो गंदम की प्राइस है, क्योंकि पिछले साल हमने गंदम की वादा करके उनके साथ सपोर्ट प्राइस 3800 की नहीं दी थी, वो 2000 से 2500 के दरमियान बेचते रहे। उसकी वजह से हमारी इस दफ़ा 6% की जो ग्रोथ थी एग्रीकल्चर की वो 1% पे आ गई है। सो हमारी सारी फसलें और कपास भी और गंदम भी अभी तो कह रहे हैं ये सारी सफ़र हुई। इस वक्त दुनिया में जो जुबैर, जो मैं आज चेक कर रहा था कि जो रेट चल रहा है वो $265 पर मीट्रिक टन है। ये पाकिस्तानी हिसाब से लगाया जाए तो अगर हमने कम से कम जो दुनिया में प्राइस है वही दी जाए तो ये कोई 2800 के करीब तो इनको वो बाहर से मिलेगा। उसके बाद उस पर फ्रेट चार्जेस, कार्गो हैंडलिंग, फिर जो है लोकल ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस वगैरह डाल के ये 3500 से 3800 की ही कॉस्ट करेगी। अभी तो कह रहे हैं वो कि हमें जो है, शायद मिनिस्टर साहब सुन रहा था तनवीर साहब को, वो कह रहे थे इस दफ़ा हमारे पास गंदम काफ़ी है मगर बाद में कई दफ़ा इंपोर्ट करनी पड़ जाती है। सो बाहर का जो रेट है कम अज़ कम वो देना चाहिए। इंडिया फॉर एग्ज़ाम्पल 3800 ही मन जो है दे रहा है, बल्कि कई सूबे जिन्होंने ज़्यादा ग्रोथ की है उनको बोनस भी दे रहा है, और दुनिया भर में ज़राअत जो है वो की जाती है सब्सिडाइज। प्लीज़ जारी रखिएगा। जी बिल्कुल। सो ज़राअत पंजाब में जाहिर सी बात है दूसरे इश्यूज़ के अलावा ज़राअत का सबसे बड़ा चैलेंज है। और आपने सिंध के हवाले से कहा तो मैं ये ज़ाहिर है कराची में बैठ के हमारी मुलाकातें भी होती हैं, इसमें दो मेजर फोर्सेस हैं जो अप इन आर्म्स हैं। एक तो सिंध नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं जो कि उनको एक ज़ाहिर है इसको वो पॉलिटिकल इशू के तौर पर भी आगे लेके जा रहे हैं कि दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी दैट हैज़ कम देयर वे, और जेन्युइनली भी वो फील करते हैं कि जी ये अगर कैनाल्स को बनने दिया गया तो इससे सिंध का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। पीपल्स पार्टी मजबूर है। पीपल्स पार्टी एक तरफ इत्तेहादी है, पीपल्स पार्टी एक तरफ एस्टैब्लिशमेंट को नाराज़ नहीं करना चाहती। पीपल्स पार्टी के सदर साहब पहले हाँ भी भर चुके हैं इस मामले में, लेकिन पीपल्स पार्टी अगर घर बैठती है और कुछ रिएक्ट नहीं करती और सड़कों पर नहीं निकलती इसके खिलाफ, तो जाहिर सी बात है पीपल्स पार्टी स्टार्ट लूज करना शुरू कर देती है अपना पॉलिटिकल बेस जो सीरियस सिंध है। तो पीपल्स पार्टी भी रिएक्ट कर रही है, एंड दैट इज द ऑब्वियसली इट विच मीन्स कि सिंध के अर्बन और रूरल एरिया सब मिल के इस चीज़ पर एहतजाज कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी सर्वे आप करवाएंगे सिंध पे इंटीरियर या अर्बन सेंटर पे, तो तकरीबन 90% शदीद इख्तिलाफ है इस फैसले से, कैनाल्स के फैसले से। सो यू कैन इमेजिन कि किस तरह से जाके हल होगा और क्या होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है आमिर कि पीपल्स पार्टी जैसे खेलती है डबल गेम खेल रही है। यूसुफ रजा गिलानी से जब पूछा गया
केनाल्स के मामले में तो उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी को कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो पंजाब के हवाले से बात कर रहे थे। और यहाँ जाहिर है पीपल्स पार्टी के स्टेक्स हैं, तो यहाँ की पीपल्स पार्टी बिल्कुल दूसरा मौक़िफ़ लेके चल रही है। और यही मुस्लिम लीग की तो प्रेजेंस यहाँ नहीं है सिंध में, सो दे डोंट हैव टू वरी। बट मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर लार्जर पिक्चर देखे PMLN, तो पंजाब को सेक्रीफाइस, ये उस हवाले से PML लीडरशिप को उनके लिए इतनी डाउनसाइड नहीं है कि अगर वो अबंडन करते हैं इस फैसले को, लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए, सिंध नेशनलिस्ट पार्टीज के लिए, पूरे सिंध के लिए बहुत बड़ा एक ऐसा चैलेंज है कि वो मेरे ख्याल सिंध ये पीपल्स पार्टी फंस गई है जहां ये जो डबल गेम काफी अरसे से वो खेल रही थी पॉसिबल नहीं है, या ये करना पड़ेगा या खुल के आना पड़ेगा, और ईदर वे उनके लिए एक बहुत बड़ा ये चैलेंज होगा इससे निपटना। मगर ये डबल गेम जो है PTI भी ये मादनियात के मसले पे KP पे भी मैंने कहा जरा आपका ओपिनियन ले लें। PTI का भी ये जो बड़े दावे तो कर रहे हैं कि जी हम ये जलसा जुलूस करेंगे ये सारे, मगर उनके यहाँ भी एक तबका है जो कह रहा है कि जनाब ये मादनियत का बिल रोक लिया जाए और जब तक ये हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होती इमरान खान की राय तक है। एक तबका है जो कि ज़्यादा हावी नज़र आ रहा है, वो कह रहा है बातचीत, और वो भी डबल गेम कर रहे हैं, दोनों तरफ से ये मिला जुला के इस मसले का हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए PTI को ये समझना चाहिए कि वो जितना भी खुश करें और ये बिल भी पास कर दें, उनको कोई स्पेस नहीं मिलेगी। आई थिंक अगर PTI को अभी तक ये समझ नहीं आई है, कितनी दफ़ा पहले ऐसे हुआ है जिसमें इमरान खान के साथ जाके उन्होंने सुबह 7 बजे अमीन गंडापुर को भेज के कोई जो भी उनका प्रोटेस्ट था उसको कैंसिल करवाया, पोस्टपोन कराया, या दूसरे जी बातचीत चल रही है। अगर मैं थोड़ा सा सेंस यूज़ करता हूँ तो मैं आज से 1 साल पहले भी और अब तो और ज़्यादा मैं इस चीज़ पर मौक़िफ़ पर हूँ कि इमरान खान को कोई स्पेस नहीं मिलेगी। सो व्हाई वुड दे गो एंड टेक सच अ हाई रिस्क बाय अलाउइंग सम स्पेस। अलाउइंग सम स्पेस से मेरा मतलब ये है कि इमरान खान को छोड़ें कि जी आप अच्छा बिल पास कर दें, तो मिलेगा क्या इन रिटर्न? व्हाट विल ही गेट? हाँ, अपने अगर उसके बेसिस पर, कोर्ट्स के बेसिस पर, अपनी सच्चाई के बेसिस पर अगर वो रहा होते तो बिल्कुल जाहिर सी बात है नो वन विल हैव एनी ऑब्जेक्शन। बट अगर PTI ये समझती है कि उनको ये कोर्ट से कोई फैसला अच्छा मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होना। अगर एक फैसला होगा इमरान खान के फेवर में तो फौरन उसी दिन एक और केस में उनको पकड़ लिया जाएगा। कोई तो उनकी राय मुमकिन नहीं है। PTI हैज़ टू थिंक थ्रू। अगर वो जो तबका है जो कि सॉफ्ट है, डरता है, बेसिकली यही अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए कि जी हम फिर हाउ विल वी स्टैंड अप टू एस्टैब्लिशमेंट। और जाहिर है एक बहुत प्रेशर सिचुएशन भी होती है, और फिर उनको ये भी देखना चाहिए कि इमरान खान के पास सिर्फ एक ही एसेट है, वो उसके लाखों करोड़ों सपोर्टर्स हैं, और लाखों करोड़ सपोर्टर्स से अगर राय लेंगे थ्रू सोशल मीडिया तो वो नहीं चाहेंगे कि ये KP की हुकूमत बिल पास करवाए। सो उसको भी नाराज़ करेंगे, स्पेस भी नहीं मिलेगी। मगर यही सूरत हाल उनकी यहाँ ये बड़ा उम्मीद लगा के बैठे थे कि ये US कांग्रेसमैन आएंगे और उसके बाद वो मुलाकात इमरान खान से करेंगे, और वहाँ वो एक किस्म का अबाउट टर्न ही हो गया है, और इनकी आपस में ही लड़ाई चल रही है कि जी मुलाकात करनी चाहिए थी, कुछ लोग मिले हैं, कुछ नहीं मिले हैं तो क्यों मिले हैं, जो नहीं मिले तो वो क्यों नहीं मिले। वो ये मामला इनकी ज़रूरी तकसीम ही नहीं ख़त्म होती। ये देखे ना, ये PTI का जो देखे, मेरी पूरी सिंपथीज PTI के साथ हैं, और मैं ये भी कहता हूँ कि ये इस किस्म की थोड़ी बहुत फैक्शनलिज्म और लड़ाई झगड़ा अंडरस्टैंडेबल भी है। उनके कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं है। उनके चेयरमैन 1.5-2 साल से अंदर बंद है, वाइस चेयरमैन अंदर बंद है, लीडरशिप के टॉप ब्रास जो थी उनको फोर्स करके सियासत ही छुड़वा दी गई, नए लोग आ गए, और वो नए लोग मुश्किल तरीन हालात में सियासत कर रहे हैं, पकड़ धकड़ की सियासत है। कोर्ट्स के पास कोई इख्तियारात नहीं है, पीका लॉ के तहत मीडिया के पास कोई इख्तियारात नहीं है। तो जाहिर सी बात है वो सम ऑफ इट इज़ अंडरस्टैंडेबल, लॉट ऑफ इट इज़ अंडरस्टैंडेबल, सो आई हैव फुल सिंपथीज। बट एट द सेम टाइम बहुत सी चीज़ें वो इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते थे। लाइक फॉर एग्जांपल कि कौन इमरान खान से मिलेगा, कौन नहीं मिलेगा, आप ये पब्लिक डिस्प्ले में क्यों लाते हैं? और ये मुझे नहीं समझ आती कि अगर इमरान खान खुद ये एक क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे दें कि जी कोई भी पब्लिक में राय नहीं देगा एक दूसरे के खिलाफ, तो मेरे नहीं ख्याल है कि किसी की हिम्मत होगी कि वो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम डाल रहा होगा।
और ये तो बिल्कुल ही बचगाना बात है कि एक टीम बनेगी। अब देखिए ना, जो पुराने लोग हैं वो बिल्कुल कट आउट हैं इस वक्त। फैसल जावेद है फॉर एग्जांपल, जो पार्टी में हैं, रोल भी प्ले करना चाहते हैं, लेकिन अगर उनको इमरान खान से मिलना है तो उनको किसके पास जाना है? उनके पास जाना है जो पीटीआई में थे ही नहीं आज से 2 साल पहले। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है और पीटीआई को जाहिर सी बात है इम्पैक्ट अफेक्ट भी करता है, और ये ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए पीटीआई को कि ये जो उनके पास सपोर्ट है या थी वो सारी उम्र रहेगी, क्योंकि दूसरी तरफ पीएमएलएन है, वो जो भी है वो अपना, उसके पास पैसा भी है, हुकूमत का टाइम भी है, अच्छा माहौल भी है, एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट भी है, कोई पीटीआई से, कोई ऑपोजिशन से खतरा भी नहीं है। और हमें बड़ी खुशी होगी अगर इन्वेस्टमेंट आए, और आनी चाहिए पाकिस्तान में। मैं समझता हूँ कि ये टैरिफ वॉर के अंदर एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर जो भी इन्वेस्टमेंट यहाँ लाएगा वो देखेगा इस मुल्क के अंदर जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या है, इंस्टीट्यूशंस कितने वर्क कर रहे हैं, क्या श्योरिटी है, रिस्क फैक्टर कितना है। तो यही फंडामेंटल्स है। तो वो जो आप कह रहे हैं ना, ये गवर्नमेंट के ऊपर ये प्रेशर होना चाहिए कि अगर आप चाहते हैं तो ये बिल्कुल ये कॉन्फ्रेंस करें और करें, मगर उससे पहले वो माहौल बनाना पड़ेगा, उसके लिए सारों की जरूरत पड़ जाएगी। क्या कहेंगे? नहीं, मेरा तो ख्याल है आमिर, अभी तो थोड़ा सा ठहरना, रुक जाना चाहिए वजीर आजम साहब को भी, उनकी टीम को भी। यार ये दौरे ना करें, एमओयूज ना साइन करें, वो जो आउटस्टैंडिंग एमओयूज हैं उसका क्या बना, उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास कमी तो एमओयूज की नहीं है। सो सम पार्शियल कमिटमेंट्स वर डन बाय आइदर बोथ साइड्स, पाकिस्तान एंड वो जो भी फॉरेन कंट्री थी। और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ तो ऐसे लगता है कि हमें पता नहीं कितना वो खजाना देने वाले हैं, लेकिन वहां से अनफॉर्चुनेटली कुछ भी नहीं आया। 40 से 50 बिलियन डॉलर्स के ये इस अरसे में जो है ये एमओयू साइन हो चुके हुए हैं। और एक्चुअली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आप बता रहे हैं कि पिछले साल वाज नॉट अ गुड ईयर, बेस भी छोटी थी, मगर टोटल 1 से 1.5 अरब, कहाँ 50 बिलियन, कहाँ 1 से 1.5 अरब। और इस माहौल के अंदर जो है मतलब ये है कि आप क्या मतलब लोगों को क्या मजीद करना पड़ेगा कॉन्फ्रेंस के अलावा? मैं जो कह रहा हूँ ना लास्ट ईयर की बेस का, मैं जो कह रहा हूँ ना लास्ट ईयर की इन्वेस्टमेंट की बेस का जो जिक्र कर रहा था, जो जून 2024 सॉरी लास्ट ईयर जो था, उस वक्त और मोहम्मद औरंगजेब से ये क्वेश्चन पूछा गया था, सवाल भी पूछा गया था, उन्होंने कंफर्म भी किया था, और गवर्नमेंट की फिगर्स थी कि जो लास्ट ईयर का इन्वेस्टमेंट रेशो था टू जीडीपी, दैट वाज द लोएस्ट इन 50 इयर्स। सो यू आर कंपेयरिंग विद द लोएस्ट इन 50 इयर्स एंड स्टिल नॉट एबल टू मैच दैट। तो आप खुद सोच लेना कि कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के हवाले से, और उसमें आपने जाहिर है बहुत सी चीज़ों का जिक्र किया, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और सारे चीज़ों का, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से। एक जो बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, जो वह खुद पर्सनली भी कन्फ्रंट किया, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स देखते हैं, जुडिशल सिस्टम हमारा का कितना फेयर है, क्या वो हुकूमत के मातहत है, क्या वो इंडिपेंडेंट फैसले करने के लिए जुडिशरी तैयार होती है? क्योंकि अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट वो लेके आते हैं यहाँ और पाकिस्तान में वो नहीं कामयाबी होती जिस वजह से भी, क्या उनके पास एक्सेस है कि जुडिशरी के पास जाएं और जुडिशरी हुकूमत वक्त के खिलाफ फैसला देते? अभी दिस इज़ अ वेरी फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स कि जी जुडिशल क्रेडिबिलिटी कितनी है। और हमारी आपको पता है पास्ट में इतनी खराब रही है, और अभी 26 अमेंडमेंट ये इंतजार करें। जो आपने जुडिशरी की बात की है कि जो अभी इंडिकेटर्स आ रहे हैं कि अमेरिका से हम चूँकि रिटेलिएट नहीं कर रहे हैं, हम निगोशिएट कर रहे हैं, तो अब देखना है कि उनकी तरफ से डिमांड्स क्या आएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल वो ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि जनाब आप चीन से जो है $10 बिलियन का आपका डेफिसिट है, हमारे साथ $3 बिलियन का आपका सरप्लस है, तो ये क्यों एनॉमली है? फिर वो हमारी इंटरनल एक जो इशारा आया है कि वो कॉपीराइट्स की इम्प्लीमेंटेशन का बड़े अरसे से कह रहे हैं, जिसका जाहिर है ये जुडिशरी से और इम्प्लीमेंटेशन यहाँ के इदारों से और इंतज़ामी सलाहियत के ऊपर है। सो भी देखना है कि वहाँ से विश लिस्ट क्या आती है, कैसे ये रीनेगोशिएट करते हैं उनके साथ। जी, ये तो जाहिर सी बात है बड़ा मरहला होगा। उसमें भी अमेरिका की भी पोजीशन जो है ना बड़ी अजीब सी है। ये जो ट्रेड एग्रीमेंट होता है ना आमिर, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस भी है,
जब मैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में था, फिर प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर भी था, तो एक कंट्री के साथ आप ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए आपको कम से कम अगर फास्ट स्पीड पर भी करें तो 6-8 महीने मिनिमम लगते हैं। पाकिस्तान के केस में तो साल से ज़्यादा लगता है, बिकॉज पाकिस्तान में पता नहीं कितनी चीज़ अप्रूवल चाहिए होती हैं, बट क्योंकि इतनी माइनर चीज़ें होती हैं, खासतौर पर जब आप रेट्स चेंज कर रहे हो, टैरिफ के रेट्स चेंज कर रहे हो। सो अमेरिका जो 180 ममालिक, उसमें से एक तो चाइना को तो उन्होंने अलग कर दिया, तो 179 कंट्रीज के साथ 3 महीने के अंदर अंदर कैसे करेगा? एंड वाई पाकिस्तान विल गेट दैट एडवांटेज कि पाकिस्तान सबसे, हाँ पाकिस्तान अपनी सोवरेनिटी को बिल्कुल बेच दे और वो कह दे कि जी ठीक है, आपने जो भी फैसला किया था हम उसके तहत चलेंगे, आप हमें कोई ना कोई बेनिफिट दे दें, हम डॉटेड लाइन पर साइन करेंगे, सो दैट्स अनदर थिंग। क्योंकि पाकिस्तान ने रिएक्ट भी मेरा ख्याल है कोई ऐसा खास नहीं किया था। वो टीम अनाउंस कर दी थी कि टू नेगोशिएट विद यूएस, बट यूएस में 179 कंट्रीज के साथ नेगोशिएट करना है इन 3 महीने के अंदर अंदर, इट्स नॉट एन ईजी थिंग। सो बहुत सी चीज़ें इवन जो अमेरिकन लीडरशिप है, दे आर ओवरलुकिंग द कॉम्प्लेक्सिटी। और भी वहाँ मसले हैं वहाँ पे अमेरिका के अंदर है कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने की बजाय वो है उनकी एम्प्लॉयमेंट जो है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है। साथ में ट्रेजरी बॉन्ड, ये जो आज तक 100 साल में नहीं हुआ था, लास्ट टाइम ग्रेट डिप्रेशन में हुआ था कि ट्रेजरी बॉन्ड हमेशा लोग हर दौर में, जब अमेरिका के अंदर आप बेहतर समझते हैं कि लोग जब क्राइसिस के अंदर वो खरीदते हैं, इस दफ़ा लोग बेच रहे हैं। इंटरनेशनली भी चाइना भी अपना डेट उतार रहा है, एक बड़ा खौफनाक है। दूसरा जो है डिजिटल आरएमबी, ब्रिक्स की पे और ये जो डॉलराइजेशन का प्रोसेस है, मगर इनसे हम फ़ायदा उठा सकते हैं प्रोवाइडेड कि ये बेलारूस के ट्रिप्स कम हो और घर में बैठे हमें भी डिस्कशन करें। पार्लियामेंट में आज ये डिस्कशन नहीं हुई, कहीं भी नहीं हो रही क्योंकि लीडरशिप सारी वहां पर है। बढ़ गए। लेकिन वो बॉन्ड्स का जो आप जिक्र कर रहे थे ना, हमेशा से ये हुआ है, और रिसेंट में जो भी क्राइसिस आए, जिस तरह कोविड के वक्त आया, स्टॉक मार्केट नीचे गिरी, फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 या 9/11 के बाद स्टॉक मार्केट गिरती है तो बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। इस दफा दोनों साथ गिरे हैं, सो वो, और साथ में डॉलर भी कमजोर हुआ है। सो वो उसका एक सिर्फ रिएक्शन ये है कि ओवरऑल यूएस की क्रेडिबिलिटी जो है वो कम हुई है, जिसकी वजह से लोग अब इधर उधर देख रहे हैं कि और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज या जो भी अपॉर्चुनिटीज है, एंड दैट इज वाई गोल्ड इतना ज्यादा बढ़ रहा है। और दैट इज बिकमिंग, हमेशा कहते हैं सेफ एसेट है कि उसमें इन्वेस्टमेंट अब कर रहे हैं ज्यादा। आप कराची में बैठे हुए हैं, यू आर आउट ऑफ गवर्नमेंट, मगर ये जो आप बातें कर रहे हैं, हमें ज़रूरत है इस वक्त, हमें हमारा कॉमर्स मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर वो इन चीज़ों पे बताएं कि दुनिया में इस वक्त क्या ट्रेंड्स आए हैं और इसकी इम्प्लीकेशंस हैं कि ये अमेरिका का ट्रस्ट जो है पूरी दुनिया में डॉलर पे, जो कि 100 साल से निज़ाम बना हुआ है, ये सारा ऑर्डर चेंज होने जा रहा है। कि इसीलिए ये 90 दिन की उन्होंने घबरा के ट्रंप ने कहा है कि जनाब ये मैं बॉन्ड से डिस्टर्ब होके कि लोग, इसका मतलब कि अमेरिका के ट्रेजरी के ऊपर जो ट्रस्ट था उसकी जो है वो यील्ड्स बढ़ रही हैं, इसका मतलब है कि लोग बेच रहे हैं। और डॉलर का ऊपर जो ये आ रहा है, पहली दफ़ा शायद पहले भी ये क्योंकि चल रहा था डिजिटल करेंसीज का दबाव, तो इसके ऊपर यहाँ कोई सोच विचार, मुझे कोई डिबेट नहीं नजर आ रही। अभी देखे ना, हमारी हुकूमत का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना कि, और ये तमाम सियासी हुकूमतों का मसला ये होता है कि वो सच नहीं बोलते हैं और अवाम को एक ऐसे गुमराह रखते हैं कि जी सब अच्छा है, और पाकिस्तान पहले आना शुरू हो गया, जी पाकिस्तान इससे बेनिफिट होगा, पाकिस्तान का बढ़ाओ। मेरे पास खुद इतने फ़ोन आ रहे थे जो हुकूमती वज़रा वगैरह भी थे, बड़ा ज़बरदस्त, तो क्या वो फॉरेन इन्वेस्टर्स भी कह रहे हैं अब तो हम पाकिस्तान ही आएंगे, और अब भाई क्यों आएंगे पाकिस्तान? तो हम एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने में लगे होते हैं। बट ऑब्वियसली जो आपने जिक्र किया जिन चीज़ों का, वो बड़ी सीरियस सूरत हाल है। एक दो पॉजिटिव न्यूज़ जो हैं, आई थिंक वी शुड ऑल्सो शेयर दैट। एक रेमिटेंसेस के हवाले से जो आज नंबर आया है $4 बिलियन का, $4.1 बिलियन का फॉर द मंथ ऑफ मार्च, तो दैट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव न्यूज़। 9 महीने का जो है वो तकरीबन $28 बिलियन है, जिसके देखते हुए हम अगर फोरकास्ट कर सकते हैं तो वो रिकॉर्ड रेमिटेंसेस होंगे। अब रेमिटेंसेस तो जाहिर सी बात है पाकिस्तानी वर्कर्स ही की कंट्रीब्यूशन है और वो भेज रहे हैं, दबा के भेज रहे हैं, बट पाकिस्तान के लिए वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर 33-34 बिलियन डॉलर के अगर एक्सपोर्ट्स हो गई, जो कि चांसेस हैं, तो वो कुल मिला के प्रेशर कम करेगा ऑन डॉलर्स।
कमोडिटीज जो हमारी 45 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट बिल है, तो तेल पहले ही 7% नीचे आ गया है। बाकी कमोडिटीज़ भी इस बात का इम्कान है कि स्लो डाउन होके ये सारी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। जब ये सारे मुल्क किसको आफ्टर ऑल बेचेंगे, तो ये चीज़ें हैं बिल्कुल पॉजिटिव। मगर तफसीलात के ऊपर वो हमारे जो है ना मोहतरम शाहिद सिद्दीकी साहब, उनकी हमेशा एक रिजर्व रहती है कि ये नॉर्मली एक्सपोर्ट से ये नहीं किसी दुनिया के मुल्क में बढ़ सकती, ये यही का पैसा वहाँ से जो आके और ये जो है हुंडी और हवाला के हवाले से जाता है और वहाँ से वापस रेमिटेंसेस की फॉर्म में आता है। इसके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है। नहीं, वो ठीक है, नज़र रखने की ज़रूरत है, बट जब वहाँ से आते हैं तो वो तो ऑफिशियल हो जाता है ना। वो तो हुकूमत पाकिस्तान के पास डॉलर्स आ जाते हैं ना। जो यहाँ से जा रहे हैं वो तो 2 नंबर तरीके से, अगर वो कह रहे हैं हुंडी से यहाँ से जाते हैं तो वो तो डॉलर्स हुकूमत की जेब से तो जा भी नहीं रहे, वापस जो आ रहे हैं वो हुकूमत की जेब में आ रहे हैं। सो हम तो उस डॉलर्स की बात कर रहे हैं जो हुकूमत के पास अवेलेबल होंगे, जिसके देखते हुए अगर आपके पास इनफ डॉलर्स होते हैं, जो कि ऐन मुमकिन है। और पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा चैलेंज है इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाना। अभी भी जो ग्रोथ रेट्स हैं जो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने और दूसरों ने फोरकास्ट किए लेटेस्ट, वो 2.5% वगैरह है, विच इज़ नथिंग। ज़ाहिर है पॉपुलेशन ग्रोथ से भी कम है, और अगर हम 3 साल का एवरेज लगाएंगे तो 1.7% या कुछ होगा, विच इज़ द लोएस्ट 3-year एवरेज इन आवर हिस्ट्री। सो यू कैन इमेजिन, तो उस माहौल में जाहिर है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगी। सो डॉलर्स ज़्यादा होने का मतलब ये है कि आप अपनी इंपोर्ट्स को थोड़ा बहुत खोल सकते हैं और थोड़ा बहुत इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने का फिर उस सूरत में चांस है, एंड दैट कैन लीड टू इन्वेस्टमेंट एंड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन ऑल दोस। 2 minutes टू ब्रेक। जी, बस ये बात ये है कि भाई बिल्कुल मैं तो ये दोहराता रहता हूँ, शुरू भी यहीं से किया कि ये बिल्कुल एक जो है टफ टाइम्स हैं, मुश्किलात हैं, उस पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है। मगर ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, प्रोवाइडेड कि इसके ऊपर डिबेट हो, सोच विचार की जाए, और उसके लिए हाउस इन ऑर्डर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बड़ी लाजिम है। ये नहीं हो सकता कि आपका किसान भी सड़कों पे निकला हो और बलूचिस्तान में भी आग लगी हो, सिंध में भी मसले हों, KP पंजाब हर जगह और इस्लामाबाद पे भी दावे की बातें हों, और आप कहें जी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। इट डजंट मेक सेंस। लास्ट वर्ड्स। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है कि सबसे ज़्यादा इसमें अगर एक हम निकालें जो पाकिस्तान को फिक्स करना है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मेरा ख्याल है यूनानिमसली सबकी राय है, और क्योंकि अनलिमिटेड पीरियड के लिए उनको इस तरह से रखने का मतलब ये होगा कि फ्रस्ट्रेशन विल कंटिन्यू टू बॉयल, और फिर उसका इफेक्ट स्ट्रीट्स पर भी आएगा। बलूचिस्तान और KP में तो हम देख ही रहे हैं। सो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को करने के लिए, और एक जो अच्छी न्यूज़ उस हवाले से थी जो आई थिंक बलूचिस्तान के मामले में जब हम बात ये कर रहे थे कि जी यहाँ को पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए एंड दैट शुड डिफाइन द वे फॉरवर्ड। बलूचिस्तान के जो एहसास महरूमी हैं या वो जो लोग जिन्होंने बंदूकें उठाई हैं उनको टेबल पर बिठा के उनसे पूछे तो सही कि करना क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का मोहम्मद जुबैर। तो आमिर साहब, सियासत के ऊपर तो बात होती रहेगी, लेकिन ये जो कोर्ट्स का मामला है, खासतौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, ये क्या इशू है? और ये तो लगता है कि जैसे मामला बिगड़ गया है यहाँ पे। जी, वो मैं बात तो करना चाह रहा था जो नवाज शरीफ साहब की निगरानी में अब जो है ना तंजीम 9 का मामला, वो पहले बेलारूस चले गए हैं, अभी फिलहाल तो वो लंदन में हैं। जब आएंगे तो वो एक जो है ना नसीराबाद ऑफिस को 8 करोड़ की लागत से जदीद सेक्रेटेरिएट बनाया जा रहा है, और वो राना सनाउल्लाह बड़े ज़ीरक आदमी हैं, पर वो बेचारे अपना इलेक्शन नहीं जो जीत सके, वो पंजाब से बाकियों को क्या जिताएंगे, बाल इस पर डिटेल करेंगे, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो है वो इस्लामाबाद में हाईकोर्ट जजों के तबादले और सीनियरिटी का मामला जो है उसमें जजेस को काम रोकने की जो इस्तदा थी वो मुस्तरद कर दी गई है। और जो है फिलहाल हाई कोर्ट के तीनों जजों अटॉर्नी जनरल जुडिशल कमीशन को नोटिस जारी हो गए हैं, और जुडिशल कमीशन को मुस्तकिल चीफ जस्टिस तैनाती से रोकने की सदा भी मुस्तरद कर दी गई है। और ज़ाहिर है मुनीर मलिक साहब ने बड़ा अच्छा आज बड़ा जो इसके लिए जो दलाइल जो दिए, उनमें उनकी जो ऑब्जर्वेशंस थी कि एक्ट में जजों की तब्दीली की गुंजाइश नहीं, सिर्फ नए जजेस की तैनाती का जिक्र है। मौजूद है। दूसरा उन्होंने कहा जी सीनियरिटी इस हल्फ से गिनी जाती है
जो बतौर आर्जी जज लिया होता मजहर है। साहब ने, जस्टिस जी, मजहर जी, साहब ने ये उनका बिल्कुल उनका है। तो मगर ये भी है कि जो हल्फ है वो जो लिया जाता है हाई कोर्ट के जज का, वो जिस उसके वर्डिंग के अंदर अगर लाहौर में हाई कोर्ट में लिया जा रहा है तो लिखा होता है लाहौर हाई कोर्ट के जज के तौर पे ये लेता हूँ। स्पेसिफाई होता है वो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो लिया जाता है उसके अंदर स्पेसिफाई होता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। सो ये क्वेश्चन आएगा कि ये जो क्या इनको हल्फ लेना है नहीं लेना, क्वेश्चन है ये। तो अगर वो लेना पड़ जाए उनको तो फिर उनकी सीनियरिटी वो जो है ना वो होगी जो वहां पर पहले से मौजूद है, नए सिरे से जूनियर मोस्ट यहाँ बनेंगे, यहाँ पे नई तकरीरी किस्म की होगी तो वो ये सिलसिला आ जाएगा। अब ये है कि ये सारा कुछ सारी नजर ज़ाहिर है इस अदालती फैसले पे हैं, और अगर वो इसको इस सदा को फारिग कर देते हैं तो फिर हम बड़े इंटरेस्टेड होंगे, सारी जूरिस्प्रूडेंस भी इंटरेस्टेड होगी कि किन दलाइल के अंदर ये देंगे। वैसे तो दलाइल की ज़रूरत ही नहीं है, जिस अदालत आईनी अदालत का अपना फैसला भी नहीं हो पा रहा कि जनाब उसकी आईनी हैसियत क्या है, वो पेंडिंग उनकी दरख्वास्त पड़ी हुई है, तो क्या उम्मीद है। मगर मैं फिर भी क्योंकि अभी तक उनसे कोई बड़े मेजर फैसले के अंदर कोई डिटेल जजमेंट नहीं आए जहाँ से उनकी कॉम्पिटेंस का पता चले, तो एक तो दलाइल में है। अगर वो रिजेक्ट कर देती है आईनी अदालत जो है कि जनाब नहीं सीनियरिटी का जो है ना जो हमने कह दिया लाहौर से जो आए वो है, अच्छा। फिर उसके बाद आप तैयार हो जाए कि ये एक रास्ता खुल जाएगा। ये इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आईनी बेंच उसको कह लें, वो इस बात की इजाज़त दे रहा है कि जनाब पहले ही एग्जेक्टिव जो है कंट्रोल आ चुका हुआ है और अदालतों का जो हाल है, इसके बाद फिर जिसने ज़रा सी ची चांग की भी किसी तो उठा के उसका ट्रांसफर हो जाएगा, फैसला आएगा, वो उसको जो है ना जिस तरह वो बुरे तरीन अपने ज़माने में कैदी जो भिजवाए जाते थे वो बलूचिस्तान में मच जेल में भिजवाया जाता था, वली खान और ये तमाम अपने ज़माने के जो सियासी जो विक्टिम होते थे ना वो ऐसे दूर दराज वहाँ पता चला जी खटमल वहाँ के बड़े मशहूर थे। तो ये जजों के साथ भी जो है ना हाई कोर्ट के अगर ये फैसला ये आ जाता है कि जनाब ये बिल्कुल ठीक हो गया, ये कानूनी और आईनी था, तो उसके बाद फिर ये रोज हाई कोर्ट के जो है कराची के बलोचिस्तान ये जो है ना रोलर कोस्टर, ये एक रोलर कोस्टर मैरी गो राउंड चलता रहेगा। मतलब ये कि मर्जी का यहाँ पर आएगा और जिससे थोड़ी अदावत है उसे उठा के कहीं और भेज दिया जाएगा, ये तय हो। जब ये हाल हो जाए तो नेचुरली जो है वो ये जो कहा जाता है ना कि जी वो जबर का निज़ाम और कुफर का निज़ाम, ये दुनिया भर में जबर के निज़ाम भी बड़े बड़े कामयाब चल रहे हैं। सिंध में या ये मिडिल ईस्ट के अंदर कोई बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक मुल्क नहीं है। सवाल ये है निज़ाम जो होना चाहिए, मार्शल लॉ एक निज़ाम था, उसके अंदर जो जज थे वो पीसीओ के तहत ओथ लेते थे, ठीक है। उसका यहाँ तो आपने 73 का आइन रखा हुआ है, निज़ाम जो है वो 73 का है, ना अदालतें उसके मुताबिक फैसला कर रही हैं, ना हुकूमतें उसके मुताबिक फैसला कर रही हैं। नहीं चल रहा निज़ाम नहीं है। सो निज़ाम होना बड़ा ज़रूरी है, चाहे बुरा हो जैसा कर्जी हो। ज़ियाउल हक ने एक अपना बहुत पाकिस्तान की तारीख का एक वो गिरौना बाब था, मगर मार्शल लॉ एक निज़ाम था, ये मुशर्रफ का भी एक निज़ाम था। सो बुरा निज़ाम भी जो है वो कोई निज़ाम ना होना जो वो क्यास हो। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, देखने वालों का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।